ये पार्ट थर्ड है जून इकोनॉमिक्स 2025 का। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एजम्पशन ऑफ पॉलिसी इन इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन। पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन का इसमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है? ठीक है, नॉट हमको ढूंढना है। पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन आया कहाँ से? ये आया रेशनल एक्सपेक्टेशन से, जिसको हम न्यू क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। पहला हम देख लेते हैं ए, रेशनल एक्सपेक्टेशन। ये पार्ट है पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन का, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमको नॉट ढूंढना है। अब हम बी देख लेते हैं, पॉलिसी चेंजेस आर नॉट एंटिसिपेटेड। मतलब पॉलिसी चेंजेस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन कहता है वहीं पे कि पॉलिसी चेंजेस आर एंटिसिपेटेड। पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन के हिसाब से जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो एंटिसिपेट किए जा सकते हैं करेक्टली विद अ रैंडम एरर। तो ये गलत हो जाएगा इस थ्योरी के हिसाब से, बट यहाँ पे ये सही हो जाएगा। सी है, इकोनॉमिक एजेंट है फुल इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक एजेंट के पास पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन में फुल इंफॉर्मेशन होता है, सही है। नॉट एन एजम्पशन बोल रहा है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। डी है, नॉमिनल वेरिएबल इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। नॉमिनल वेरिएबल जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन या रैशनल एक्सपेक्टेशन का एजम्पशन नहीं है, क्योंकि जो नॉमिनल वेरिएबल है उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है इकोनॉमिक डिसीजन पे। जैसे कि क्लासिकल ने भी सेम चीज यही माना था, और सेम चीज रैशनल एक्सपेक्टेशन के भी एजम्पशन में भी आता है। तो ये सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। ई बोल रहा है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर एट देयर नेचुरल लेवल। जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल लेवल पे होगा। ये एजम्पशन है रैशनल एक्सपेक्टेशन का, तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन है बी एंड डी, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएसएलएम मॉडल अ हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिजल्ट इन। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बढ़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अब जैसे कि हमको पता है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो हमारा मल्टीप्लायर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो स्टीपर होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड स्टीपर होगा तो हमारा आईएस कर्व जो है वो फ्लैटर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं हम किसमें है एग्रीगेट डिमांड स्टीपर और आईएस कर्व फ्लैटर। स्टीपर एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कॉन्सिक्वेंटली अ फ्लैटर आईएस कर्व, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा आईएसएलएम फ्रेमवर्क पे। तो हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंक्रीज कैसे होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा आईएसएलएम फ्रेमवर्क पे पहले। तो इधर हमने इंटरेस्ट रेट ले लिया, इधर हमने आउटपुट ले लिया। ये ओरिजिन, ये हमारा एलएम कर्व है, ये हमारा आईएस कर्व है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। अब हम देखते हैं पहला, इंक्रीज इन इनकम बाय मल्टीप्लायर टाइम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जो इनकम है वो मल्टीप्लायर टाइम्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, सही है। दूसरा हम देख लेते हैं, शिफ्ट इन आईएस कर्व टू राइट लीडिंग टू डिसइक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एट गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब कह रहा है कि आईएस कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा जिससे डिसइक्विलिब्रियम होगा मनी मार्केट में एट गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हम देख लेते हैं इसको। आईएस कर्व यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, आईएस कर्व उधर हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जिससे कि जो डिसइक्विलिब्रियम है मनी मार्केट में अराइज हुआ, ठीक है, एट गिवन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये सही है। ये है, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड विल बी हायर। जो मनी डिमांड है वो ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं हम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, आईएस कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। इस राइटवर्ड शिफ्ट की वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इनिशियल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे देखेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम है। अब ये जो नया इक्विलिब्रियम है जिसको हम E1 बोल देते हैं, ये E2 हो गया। उस नए इक्विलिब्रियम पे हमारा इंटरेस्ट रेट जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था उससे ज्यादा होगा। अब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हमारा मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शनरी मोटिव बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि एलएम कर्व है
वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और फिर इंटरेस्ट रेट अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा बट इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, और ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा E3। अब हम देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड विल बी हायर। ठीक है, मनी डिमांड क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आईएस के शिफ्ट होने से, तो मनी डिमांड ज्यादा हो जाएगा। सही है बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज, अभी हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये गलत है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा ड्यू टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो ये गलत है। हमारा ऑप्शन सही है ए बी सी, थर्ड वन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू कौन सा न्यू क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से, जिसको हम रेशनल एक्सपेक्टेशन अभी देखे कि बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। पहला है द मेन प्रोटेगनिस्ट वाज रॉबर्ट लूकस, सही बात है, ये रॉबर्ट लूकस ने फाउंडेशन रखी थी इसकी। बी बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, नहीं ये रैशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है, अभी मैंने बताया। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन को हम रिलेट करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन से। सी है इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1961 में प्रपोज किया गया था। डी बोल रहा है कंप्लीट वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। क्यों न्यू क्लासिकल बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इनका जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो क्लासिकल से मैच होते हैं। जैसे क्लासिकल में हमने बेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एज्यूम किया था, इन्होंने भी बेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एज्यूम किया था। अब हम देख लेते हैं ई डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्राइस इज रैंडम एरर, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्राइस में रैंडम एरर का फर्क है, सही है। अभी हमने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए डी ई, ये तो गलत था, ए डी ई सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है द नल हाइपोथेसिस दैट ऑल स्लोप कोफिशिएंट आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो इज टेस्टेड इन लॉजिक मॉडल बाय लाइक्लीहुड रेशियो स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, इसमें से हमको टिक मारना है उसपे। पहला है इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 प्रमोट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, सही है। बी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम्फसाइज ऑन क्रिएशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, सही है। सी बोल रहा है इट प्रोहिबिट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आर्म एंड रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम इराक, मतलब हम आर्म्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इराक से नहीं करेंगे, ये भी सही है। इट प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ चारकोल फ्रॉम सोमालिया, ये भी सही है। ई बोल रहा है इट एम्फसाइज स्ट्रेंथनिंग ट्रेड विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन कम्बैट एयरक्राफ्ट मिसाइल एंड आर्म्स रिलेटेड मटेरियल, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं डील हुआ है। तो हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है, पहला है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो कि जेनकिंस ने दिया था। बी है वाटर डायमंड पैराडॉक्स एडम स्मिथ। सी है वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, ये थे ए सी फिगू। माइक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स, ये थे के बाल्डिंग। अब हम इसको मैच कर लेते हैं, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, थर्ड वन। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी एंड इंक्रीज इन सेविंग रेट, मतलब अगर न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में सेविंग रेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी को ही सोलो का मॉडल भी बोलते हैं, जिसको हम एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को एज अ एक्सोजीनियस वेरिएबल लिया था। अब एक चीज हम ये क्वेश्चन देखने से पहले समझ लेते हैं कि सोलो का जो बेसिक मतलब था वो था कि जो टेक्नोलॉजी है वही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को बढ़ाएगी। बाकी जो भी फैक्टर हैं जैसे सेविंग हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कैपिटल लेवर रेशियो हो गया, आउटपुट पर हेड हो गया, जो भी है वो सब शॉर्ट टर्म में तो आउटपुट को रेस कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका कोई इफेक्ट होगा नहीं। अगर लॉन्ग टर्म में हमको इफेक्ट देखना है तो आएगा वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये बोल रहा है रेजेस द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन, सही है। इंक्रीज लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ये बिल्कुल गलत होगा। सी है डिक्रीज द स्टेडी स्टेट कैपिटल लेवल रेशियो, गलत है। डिक्रीज द लॉन्ग रन, बिल्कुल गलत है। तो ये इसमें हमारा फर्स्ट नहीं है। पहला हम देख लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक वेल शेप्ड कर्व है जिसका मीन मोड मीडियन तीनों बराबर होगा और लेफ्ट एंड राइट बराबर होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द कर्व आएगा, ये बिल्कुल सेंटर है, हालांकि दिख नहीं रहा होगा कि ये सेंटर है, बट ये सेंटर है सिंपली। अब बोल रहा है जो थर्ड मोमेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो जीरो होगा, सही है। जो थर्ड मोमेंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो जीरो होगा। बीटा टू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, ये गलत है। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4/5 सिग्मा, ठीक है। जो फोर्थ मोमेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रेज टू द पावर 4, ये गलत है, ये होगा 3 सिग्मा 4, मतलब ये गलत हो जाएगा। ई है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। तो ए सी ई फर्स्ट वन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डेटा दे दिया है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। पहला है इनकम टैक्स जो है 22%, कस्टम 4%, कॉर्पोरेशन टैक्स 17% एंड यूनियन एक्साइज इज 5%। 3142 थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यूटिलिटी से रिलेटेड है। इसमें हमको जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। यूटिलिटी फंक्शन हमको दिया हुआ है x+2 एंड y+1। हमको प्राइजेस ऑफ x दिए हुए हैं 4, प्राइजेस ऑफ y दिया हुआ है 6, हमको बजट दिया हुआ है 130। इससे हम बजट इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो बजट इक्वेशन हो जाएगा 130 4x + 6y, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यूटिलिटी फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा xy + x + 2y + 2। ये क्वेश्चन दो अप्रोच से हो सकता है, एक तो लैग्रेंजियन से, एक डायरेक्ट मेथड से। इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसमें यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो y+1। अगर हम वहीं पे y के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा x+2। अब हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा कुछ नहीं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है। सिमिलरली ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है। अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं प्राइस, अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं प्राइस रेशियो के साथ। तो हमारा हो जाएगा mu(x/mu(y) इक्वल टू px/py। ये जो सिचुएशन है इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, जैसे हम सबको पता है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा y+1/x+2 इक्वल टू प्राइस रेशियो हमको पता है px/py क्या होगा 4/6। सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसको फर्दर हम देख लेते हैं, तो y+1 x+2 इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3y+3 इक्वल टू 2x+4। अब x के रिस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y-1/2 इक्वल टू x। अब इस x की वैल्यू हम बजट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 130
इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह पे आ जाएगा 3y-1/2 प्लस 6y। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6y-2 प्लस 6y। ये हो जाएगा फिर फर्दर 12y-2 130, इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 132 12y, y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमम y आ गया। सिमिलरली अब हम ऑप्टिमम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको बस y की वैल्यू बजट इक्वेशन में पुट करनी है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं, तो 130 इज इक्वल टू 4x प्लस 6, y की जगह पे 11 क्योंकि y का वैल्यू 11 के बराबर है। 130 इज इक्वल टू 4x प्लस 66, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16। हम देख लेते हैं x 16 y 11। ठीक है, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू ऑफ पब्लिक डेट। पहला देख लेते हैं, पब्लिक डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन, हिंस अ डबल बर्डन ऑन टैक्स पेयर। ठीक है, नॉट ट्रू की बात करनी है, ये सही है क्लासिकल के हिसाब से। डेट फाइनेंसिंग सपोर्ट कंपनसेटरी बजट पॉलिसी एज अ टूल फॉर स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड, ये गलत है। ये जो अप्रोच है ये कीन्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, आगे हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अपोजिट में है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो फिर वो गुड कौन सा होगा। हम देख लेते हैं, प्राइस इफेक्ट जो होता है वो इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कोई भी गुड हो, चाहे नॉर्मल गुड हो, चाहे इंफीरियर गुड हो, चाहे गिवन गुड हो, तीनों गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में नेगेटिव होगा। तो जो हमारा प्राइस इफेक्ट बन के आएगा वो नेगेटिव होगा। अब इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड के केस में हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेट करेगा इनकम इफेक्ट को और हमारा प्राइस इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली इनकम इफेक्ट जो गिवन गुड के केस में वो भी पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को और हमारा प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा और गुड हमारा गिवन होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दो केसेस में है, बट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, इंफीरियर गुड के केस में यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो गुड होगा इंफीरियर बट नॉट गिवन।